So good afternoon everyone. Good afternoon. So in this particular session we are going to discuss a very important section number. बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. सेक्शन नंबर 197. सेक्शन नंबर 197, ध्यान देना यहाँ पे. देखो, पहले अपन इस सेक्शन का पर्पस समझेंगे. सेक्शन 197 क्या बात करता है? तो सेक्शन 197 बात करता है अबाउट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. और अगर मैं 197 के बारे में बोलूं तो सेक्शन 197 बेसिकली एक सीलिंग लिमिट इंपोज करता है. सेक्शन 197 imposes a ceiling limit on the remuneration that could be payable by a company, to its managerial personals. अब काफी केसेस में देखो, आपने 197 पढ़ा या 197 आप पढ़ रहे हो इन दी केएमपी चैप्टर. ठीक, सेक्शन 197 आप पढ़ रहे हो इन दी केएमपी चैप्टर. तो बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में ना एक कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या 197 केएमपीस की बात कर रहे हैं, 197 क्या की मैनेजरियल पर्सोनल्स की बात कर रहे हैं. बच्चों 197 पढ़ने के लिए आपको केएमपी में से एमपी निकालना पड़ेगा. ठीक है, 197 पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, केएमपी में से एमपी निकालना पड़ेगा, की मैनेजरियल पर्सोनल्स को निकालना पड़ेगा. और यहां पे मैनेजरियल पर्सोनल्स का मतलब होगा डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स. डायरेक्टर्स एंड मैनेजर. डायरेक्टर जो है, दोनों डायरेक्टर यहां पे कवर होगा, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर. यहां पे दोनों टाइप का डायरेक्टर कवर होगा, एज वेल एज पार्ट टाइम डायरेक्टर. ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर. तो बेसिकली सेक्शन नंबर 197 बात करता है सीलिंग लिमिट of remuneration that could be payable, ceiling of remuneration that could be payable to the directors as well as managers. अब सवाल उठा, ये सेक्शन क्यों? अगर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दिया जाए, मैनेजर्स को कितना दिया जाए, इसके ऊपर अगर कोई नहीं लगाया गया, अगर कोई सीलिंग लिमिट नहीं लगाया गया, तो कोई भी कंपनी क्या कर सकता है, जितना भी उसको प्रॉफिट होगा का सारा सकता है इन द नेम ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ इट. रेम्यूनरेशन ऑफ इट हो सकता है सर. एक कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. ने क्या किया, 100 करोड़ खुद को सैलरी डिक्लेयर कर दिया, 100 करोड़ का सैलरी डिक्लेयर कर दिया खुद को. तो in that particular circumstances what will happen, interest of investors is going to be harmed. Thus section 197 imposes ceiling limit on the maximum remuneration that could be payable to the managerial personals of the company. तो ये सेक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एमपी को अलग किया. केएमपी के डेफिनेशन से मैंने एमपी को अलग किया. ये चीज को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और एमपी में मैंने किस किस को इंक्लूड किया, डायरेक्टर्स को एज वेल एज मैनेजर्स को. ठीक है सर. उसके बाद हम लोग बात करेंगे
मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की यहां पे भी हम लोग दो केसेस में इसको फर्दर बाइफिकेट करेंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को हम लोग दो केसेस में फर्दर बाइफिकेट करने वाले। फर्स्ट वन विल बी when the company have adequate profits, ठीक है, when the company have adequate profits, तो वो सिचुएशन में कंपनी कितना अमाउंट दे सकता है डायरेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन या मैनेजर को इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। दूसरा केस when the company is in the losses, when the company is in the losses or having inadequate profits। तो फर्स्ट केस मैंने क्या बोला, when the company have adequate profits, तो मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। दूसरा केस में बोल रहा हूं when the company is in the losses, company has incurred losses in any financial year, या कंपनी हैव inadequate profit। inadequate profit का मतलब sufficient profit नहीं है to pay the remuneration। तो क्या उस सिचुएशन में कंपनी मैनेजरियल पर्सोनल्स को रेम्यूनरेशन दे सकती है, और अगर दे सकती है तो कितना दे पाएगी। क्या कोई कंप्लाइंसेस कंपनी को कैरी आउट करना पड़ेगा, तो वो सभी चीजें हम लोग को यहाँ पे चेक करना रहेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, देखोगे यहाँ पे देखिए प्रोविजंस गवर्निंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सेक्शन 195 एज वेल एज शेड्यूल 5 का पार्ट 2, सेक्शन 197 एज वेल एज शेड्यूल 5 का पार्ट 2। दो केस में बाइफिकेट कर रहा हूं मैं। पहला when the company have adequate profits to pay the managerial remuneration, दूसरा in case of no profit, in case of no profit बोल लो या when the company is in the losses बोल लो, दोनों बातें बराबर है। और in case when the company have inadequate profits, ठीक है। तो दोनों केसेस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपका 100% अटेंशन इस लेक्चर में होना चाहिए, अदरवाइज आप ये सेक्शन कितने भी बार पढ़ लो, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड। इज इट क्लियर? चलो देखोगे यहाँ पे सेक्शन 197 कंपनीज एक्ट 2013 lays down the provision for overall maximum managerial remuneration and managerial remuneration। सर क्या मतलब है ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का मतलब टोटल कितना अमाउंट पे किया जा सकता है डायरेक्टर्स को। सुनना, टोटल कितना अमाउंट पे किया जा सकता है डायरेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। एंड यहां पे जो दूसरा वर्ड यूज किया मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इसका क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट कुड बी पेड टू एन इंडिविजुअल डायरेक्टर, amount of remuneration that could be paid to an individual director। is it clear? देखोगे the overall managerial remuneration to the directors including managing director, whole time director and manager। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था that for the purpose of this section managerial personals का मतलब क्या, managerial personals का मतलब क्या, managing director, whole time director and manager, managing director, whole time director and manager। is it clear? देखोगे person entitled for remuneration कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, directors including managing director, whole time director and manager of public companies, managers of public companies। कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं इन सबको मिला करके, इन सबको मिला करके
कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का मैक्सिमम कितना? 11% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये क्यूमुलेटिवली है, ये 11% में सब आ गए। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का 11%, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट का 11% मैं निकाल करके रख सकता हूं इन द नेम ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिटेबिलिटी का 11%, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिटेबिलिटी का 11% मैं अलग से निकाल करके रख सकता हूं फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, 11% क्यूमुलेटिवली है सबके लिए, 11% क्यूमुलेटिवली है सबके लिए देना चाहती है कंपनी। 11% से देना ज्यादा देना चाहती है कंपनी। देखो लिखा है कंपनी इन जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5 या सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5 may pay the remuneration in excess of 11% of the net profits of the company। तो नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, उससे ज्यादा देना है तो दे सकते हो, मेक कंप्लायंस विद शेड्यूल 5, ऐसा भी बोल सकते हो। मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितना है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स दैट कुड बी allocated for the purpose of making payment, for the purpose of making payment for managerial remuneration. However, in case if the company wants to 11% of the net profit, they can do so in accordance with the requirement of schedule 5। फिर वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। देखो सबको मिलाकर के 11% था, किसी एक की अगर बात करें that will be 5% of the net profits of the for that financial। सबको मिलाकर के 11%। ठीक है सर, किसी एक की बात करें तो 5%। 5% अभी सुनने को कम लग रहा है, लेकिन 5% होता है। किसी कंपनी की कर लो, उसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी देख लो और नेट प्रॉफिटेबिलिटी का 5% कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 5% बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो पे बात करें 5%, क्यूमुलेटिव बेसिस पे बात करें 11%। Is it clear? Okay. More than one managing director, whole time director or manager? More than one managing director, whole time director or manager? कितना maximum? 10% of the net profits to all such directors and managers taken together। सर नहीं समझ में आ रहा है, इनके लिए तो भी आपने 11% बोला था। देखो मैंने देखना यहां पे, मैंने 11% बोला, 11% है क्यूमुलेटिवली, 11% है क्यूमुलेटिवली। और तुमको मालूम है ये 11% में ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ गया एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ गया। ऐसा लिख लेना, 11% में क्यूमुलेटिवली बात किया तो 11% में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ गए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आ गए। फिर मैंने तुमको बोला कि एक सिंगल होल टाइम डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर तो यहां पे आएगा ना, इस कैटेगरी में आएगा एग्जीक्यूटिव वाले में, या एमडी को या मैनेजर को, कितना 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अगर इनकी अगर मैं बात करूं क्यूमुलेटिव एलोकेशन, इनको मैक्सिमम कितना हो सकता है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करूं क्यूमुलेटिव एलोकेशन
तो दैट कुड बी अप टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ये थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं। तो यहां पे 10% हो गया, टोटल 11 था, 11 में से एग्जीक्यूटिव को मैक्सिमम कितना, एग्जीक्यूटिव्स को मैक्सिमम कितना 10, एक एग्जीक्यूटिव को मैक्सिमम कितना 5, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव को मिला करके कितना 11। तो भाई एग्जीक्यूटिव्स 10 हो गए तो नॉन एग्जीक्यूटिव्स को कितना बच गया 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? जी सर। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है कि अगर कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है या मैनेजर नहीं है, तो इन दैट केस ये जो 1% था ना, ये बढ़ करके कितना हो सकता है 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। देखोगे डायरेक्टर्स हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स, तो कौन से डायरेक्टर की बात कर रहे हैं? ऐसे डायरेक्टर जो ना ही होल टाइम डायरेक्टर है ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो भाई कौन किसकी बात कर रहे हो तुम, किसके बारे में बात कर रहे हो? पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं सर। कितना दे सकते हो 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स if there is no managing director or whole time directors. Is it clear? Is it clear? देखोगे फिर से एक बार मैं रिकॉल कराता हूं तुमको, फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं। देखो टोटल रेम्यूनरेशन, अब मैं अगर टोटल रेम्यूनरेशन लिख रहा हूं तो यहां पे कौन कौन आ गए, यहां पे आ गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कितना टोटल रेम्यूनरेशन कितना, तो बोला 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। और एक चीज और बताऊं, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इस नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 198। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका कैलकुलेशन होने वाला है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 198। अब 198 पढ़ने के तुमको, आंसर इज नो। ठीक है, 198 नहीं पढ़ना है तुमको, बस आपको एग्जाम में अगर पूछे तो रेफरेंस दे देना 11% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, एज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 198 कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर, तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों को मिलाकर के 11%। अच्छा फिर ये तो फर्स्ट सिचुएशन था, अब देखो सेकंड सिचुएशन। सिंगल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करें तो सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करें तो कितना तक हो सकता है मैक्सिमम 10% ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। और नेट प्रॉफिट्स कहां पे कैलकुलेशन होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, एज पर सेक्शन 198 नेट प्रॉफिट्स एज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 198 कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ओके। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कितना, तो यहां पे दो कैटेगरी आएगा सर, दो कैटेगरी।
ठीक है, पहले कैटेगरी कंपनी हैविंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी हैविंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए बचा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब मैं बोल रहा हूँ WTD, ठीक है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ MD या मैनेजर, ठीक है जी बच्चों, ओके। एंड दूसरा कैटेगरी कंपनी नॉट हैविंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी नॉट हैविंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये कितने तक जा सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव का सैलरी या रेम्यूनरेशन, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ये सीलिंग लिमिट है, ठीक है। तुम इसको एक बार कॉपी कर लेना, पहले आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार कॉपी कर लेना, फ्रेम में उतार लेना इसको, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आ जाओ, एक डायरेक्टर को, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 5% से ज्यादा देना है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 5% से ज्यादा देना है, जनरल सर्कमस्टांसेस क्या, नो, फिर भी करना चाहिए, पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन दी कंपनी। सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 10% से ज्यादा करना है, जनरली इट इज नॉट अलाउड, फिर भी करना है तो पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन दी जनरल मीटिंग ऑफ दी कंपनी। सिंपल है सर। एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, नॉन एग्जीक्यूटिव्स का भी सोच लो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 1% से ज्यादा देना है, जनरली ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी करना है तो पास स्पेशल रिजोल्यूशन, 3% से ज्यादा देना है तो नॉर्मली नहीं कर सकते, फिर भी करना है सर पास स्पेशल रिजोल्यूशन, सिंपल। ये टेबल आपको बिल्कुल क्लियर होगा अभी, ठीक है। फिर कंपनी में दो टाइप के डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रेम्यूनरेशन दे सकते हैं 11% दे सकते हैं, उससे ज्यादा देना है तो शेड्यूल 5 कंप्लाई करो, ओके। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 5% दे सकते हैं, उससे ज्यादा देना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मिलाकर के टोटल कितना दे सकते हैं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, उससे ज्यादा देना है तो SR पास करो, कितना 1%, अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 1% से ज्यादा देना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मैक्सिमम कितना, 3%, कंपनी नॉट हैविंग एनी होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, कितना 3%, उससे ज्यादा नहीं है तो उससे ज्यादा पास स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत 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 सिंपल है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, वेयर द कंपनी ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक और नॉन कन्वर्टेबल होल्डर्स और एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ बैंक और PFI or non-convertible debenture holders or secured creditors as may be shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting। ये समझ में आ रहा है कि तुमको, तुम्हारा जो कंपनी है डिफॉल्टिंग कंपनी है, ठीक है, लोन का रिपेमेंट नहीं किया, डेब्ट्स का कन्वर्जन पेंडिंग है वो नहीं किया, तो तुम्हारे ऊपर जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है उसको तो तुम फुलफिल नहीं कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आप अपने डायरेक्टर्स को ज्यादा सैलरी देना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपने उन PFIs, बैंक्स
का अप्रूवल नहीं लिया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अपार्ट फ्रॉम पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास करना है? स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास करना है? ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टू बी पेड, only when the amount of managerial remuneration to be paid is exceeding the threshold limit as specified under section 197 Companies Act 2013। स्पेशल रिजोल्यूशन पे ही पास करना है। और अगर कंपनी का नेचर डिफॉल्टिंग है, डिफॉल्टिंग नेचर का कंपनी है, कोई लोन का रीपेमेंट पेंडिंग है, डिबेंचर पेंडिंग है, तो इन दैट केस प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑल सच स्टेक होल्डर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी टेकन along with passing special resolution in the general meeting of the company। is it clear? तो ये फर्स्ट केस हम लोग किया और मुझे लगता है कि फर्स्ट को अच्छे से समझा पाया, समझ में आया। कंपनी हैविंग adequate profits। I hope this one is very much clear to every one of us। Now moving on to the next aspect। next aspect क्या? When the company is in the losses or it do not have adequate profits, when the company is in the losses or the company do not have adequate profits, फिर भी रेम्यूनरेशन देना चाहे तो देख, चलो आ जाओगे नेक्स्ट पार्ट पे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन when there are no profit or profits inadequate, either the company is under losses or company do not have adequate profits to pay the remuneration। आराम से पढ़ना, निकले पूरा फोकस लेक्चर पे। देखो क्या लिखा है, इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, द कंपनी शैल नॉट, अंडरलाइन दिस वर्ड, the company shall not pay by way of remuneration any sum। बोला कि यार कंपनी को किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर लॉसेस हुआ है या कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है, तो कंपनी कोई भी अमाउंट पे नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। तो सर आप ऐसे बोलना चाहते हो कि अगर कंपनी को लॉसेस हुआ है और या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है तो कंपनी रेम्यूनरेशन पे नहीं करेगा? यस, ऐसा ही कुछ बोलना चाहता हूं। एक्सक्लूसिव ऑफ सिटिंग फीस टू इट्स डायरेक्टर्स, इट मींस व्हाट? इट मींस सिटिंग फीस कैन बी पेड, सिटिंग फीस कैन बी पेड बट रेम्यूनरेशन विल नॉट बी पेड। सिटिंग फीस कैन बी पेड बट रेम्यूनरेशन विल नॉट बी पेड, including any managing director, manager, except in accordance with the provisions of Schedule 5 of Companies Act 2013। अब ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, देखना यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। देखो मैं कवर कर रहा हूं। पहला क्या बोला, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, कंपनी हैव प्रॉफिट्स, कंपनी हैव इन कंपनी हैव इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। ठीक है, तो क्या बोला पहले, नो रेम्यूनरेशन shall be payable, no remuneration shall be payable, exception नहीं, exception नहीं, क्या सॉरी, सिटिंग फीस रेम्यूनरेशन में नहीं आता है। However, sitting fees can be paid, however sitting fees can be paid। चलो फिर से एक बार रिपीट करना, कंपनी डू नॉट हैव प्रॉफिट्स और कंपनी हैव इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, कंपनी डू नॉट हैव प्रॉफिट्स और कंपनी हैव नो रेम्यूनरेशन पेबल, कंपनी रेम्यूनरेशन पे नहीं करेगा। किसको? तो दोनों को। कौन दोनों? राम लखन, राम लखन नहीं, दोनों टाइप के डायरेक्टर्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो गए चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए,
चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो गया चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो गया, लेकिन सिटिंग फीस पे किया जा सकता है, सिटिंग फीस पे किया जा सकता है। सर ये एग्जीक्यूटिव वाले तो मान ही नहीं रहे, एग्जीक्यूटिव वाले चिल्ला रहे हैं सर, बोले बिना रेम्यूनरेशन के काम नहीं करेंगे, फ्री फोकट में काम नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव वाले मान नहीं रहे सर। था ठीक है, विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5, मतलब को पे किया जा सकता है रेम्यूनरेशन even if company is not having adequate profits, or even if company is not having profits, in accordance with in accordance in accordance with the requirement of schedule 5। ठीक है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को तो हम लोग बाहर ही रखने वाले हैं। ऐसा बोल लो कि इन केस कंपनी डू नॉट हैव प्रॉफिट्स और कंपनी हैव इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, in case if company do not have profits or inadequate profits in any financial year, then in respect of such financial year जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ सिटिंग फीस मिलेगा, एंड दैट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज पर मीटिंग पर सिटिंग होता है। समझ रहे हो क्या? एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है या कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, हाउएवर उनको सेटिंग फीस मिल सकता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो उनको रेम्यूनरेशन पे किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विथ शेड्यूल 5, इन अकॉर्डेंस शेड्यूल 5। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है, ए वाला बी को कट कर दो, आ गया तो देखिए, रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2 पार्ट, शेड्यूल 5 का पार्ट 2 सेक्शन 2 है। इसके रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहे हैं। देखो लिखा है, इन एनी फाइनेंशियल ड्यूरिंग द टेंसी ऑफ टेन्योर ऑफ अ मैनेजरियल पर्सोनल, a company has no profit or its profits are inadequate, it may pay remuneration to the managerial personnel not exceeding the limits given under A and B given below। अब तुम समझो, जब A and B पढ़ोगे ना तो B में तुमको लिखा हुआ है कि किसको मिलेगा, एग्जीक्यूटिव में भी किसको मिलेगा, एंड A पॉइंट में लिखा है कितना मिलेगा। फिर से एक बार, B पॉइंट में क्या लिखा है, किसको मिलेगा, ए पॉइंट में क्या लिखा है, कितना मिल सकता है, किसको मिल सकता है, कितना मिल सकता है। देखो हम लोग एग्जीक्यूटिव में होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को, किसको मैं बाहर रख रहा हूं, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। पेमेंट कर तो मुझे शेड्यूल 5 को फॉलो करना पड़ेगा, शेड्यूल 5 को फॉलो करना, शेड्यूल 5 पार्ट 2, शेड्यूल 5 का पार्ट 2, ठीक है। रेम्यूनरेशन पे किया जा सकता है अप्लाइंग विद कंडीशन ए एंड बी। बी में क्या लिखा है, who is entitled, who is entitled। ए में कितना लिखा है, क्या लिखा है, how much amount
हाउ मच अमाउंट इज टू बी, में क्या लिखा है, हु इज एंटाइटल्ड, ए में लिखा है कितना अमाउंट दे सकते हैं। ये बी कहां से निकलेगा, इनमें से कोई होगा, इनमें से कोई होगा। देखो पहले बी पढ़ाऊंगा मैं, देखो क्या, इन केस ऑफ अ मैनेजर हु इज फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो मैनेज जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर था, होल टाइम डायरेक्टर था, या इसमें भी किसको कवर कर रहे हैं, ओनली सच डायरेक्टर हु आर एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, who may either be a chartered accountant, company secretary, cost and management accountant, any advocate, person with technical expertise, कोई भी हो सकता है। Case material personnel who is functioning in a professional capacity, remuneration as per A, remuneration as per item A, item A कितना दे सकते हैं मैं बताऊंगा अभी, may be paid if such managerial personnel is not having any interest in the capital of company or its holding company or its subsidiary company directly or indirectly, or through any other statutory structure, and not having any kind of direct or indirect interest or related to the directors or promoters of the company or its holding or any of its subsidiary at any time during the last 2 years before or on or after the appointment of any, after the date of appointment, and possesses graduate level qualification with expertise and specialized knowledge in the field, in the particular field in which the company is operating। तो बच्चों ये एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी है किन लोगों की, जिनको रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, दिस इज द एलिजिबिलिटी किन लोगों की, जिनको रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, even in case of no profits or inadequate profits, जिनको रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है even in case of no profits or inadequate profits। एलिजिबिलिटी में 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पहला, दैट डायरेक्टर इज एक्टिंग इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। दूसरा, दैट डायरेक्टर हैज नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर इन द कैपिटल ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। तीसरा, that director do not have any interest direct or indirect in the company or its holding or its subsidiary at that particular time or 2 years before the date of his appointment, at that particular time or 2 years before the date of his appointment। चलो एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं, हम लोग पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 197 का, जहां पे कंपनी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कर रही है इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले तो बोला इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा, ठीक है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो। हाउएवर उन सिचुएशंस में भी सिटिंग फीस इज टू बी पेड, और सिटिंग फीस कितना होता है बच्चों, 1 लाख रुपया पर मीटिंग या पर सिटिंग, ठीक है। तो सिटिंग फीस को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं किससे, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से, ठीक है। सर एग्जीक्यूटिव वाले चिल्लाए थे, एग्जीक्यूटिव वाले चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे काम नहीं करेंगे बिना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के, हम तो रोज आते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का क्या, वो तो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं, वो तो कभी कभार मीटिंग कंपनी में आते हैं, लेकिन हमको तो रोज आना सैलरी के काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं अरेंजमेंट। लॉ क्या बोलते हैं, पे कर दो, करना है तो, नहीं मान रहे हैं तो पे कर दो एज पर शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में 2 कंडीशंस, किसको देना है और कितना देना है। तो किसको देना है, ऐसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हु आर एक्टिंग इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, हु हैव नो इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ कंपनी एंड हु हैव नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द कंपनी at that particular point of time or 2 years before the date of his appointment, and who possesses graduation level degree and have specialized knowledge in the subject matter in the field in which the company is operating।
मान लो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो पर्सन को स्पेशलाइज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, मेडिकल लाइन में। ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो एक्टिविटी था पॉइंट नंबर 2 में। ए में बोला कितना देंगे, तो कितना एक्सीड। ये जो ईयरली रेम्यूनरेशन पेबल है ये फॉर इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। और लेस देन तक मैक्सिमम दे सकते हैं 60 लाख रुपया। याद करना पड़ेगा, ये लिमिट आपको याद रखना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि काफी बार क्वेश्चंस में देखा गया है कि आपको लिमिट दिया है और आपको पूछा है कि कंपनी इज प्रपोजिंग टू पे एन अमाउंट ऑफ दिस मच टू मिस्टर एक्स होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? तो अगर आपको ये स्लैब याद नहीं है तो यू वोंट आंसर द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इफ द इफेक्टिव कैपिटल इज लेस देन 5 करोड़, सर इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल दे रखा है। इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, देखना यहाँ पे। इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, कितना पे कर सकते हैं मैक्सिमम? 60 लाख। 5 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम, 100 करोड़ से कम, सॉरी 0 to 5 है, 5 to 100 है, 84 लाख। ये पर डायरेक्टर है ना, पर डायरेक्टर है। 100 करोड़ से ज्यादा बट 250 कम, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम कितना तक दे सकते हैं? 120 लाख। देन 250 करोड़ एंड अबव, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। तो बहुत सिंपल है, मान लो कि कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल आ रहा है 290 करोड़, 290 करोड़, तो 290 को तुम दो पार्ट्स में बाइफरकेट करोगे, 250 एंड अमाउंट एक्सीडिंग 250, तो अप टू 250 तो 120 लाख है, अप टू 250 करोड़ तो कितना है? 120 लाख। अमाउंट एक्सीडिंग 250 करोड़ कितना है? अमाउंट एक्सीडिंग 250 करोड़ कितना है? तो उसका 1%, देखो लिखा है 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। तो 290 करोड़ था, तो 40 करोड़ का 1%, 120 लाख प्लस 40 करोड़ का 1%, 40 करोड़ का 1% कितना हो गया? 40 करोड़ का 1% हो गया सर 40 लाख, तो 120 लाख प्लस 40 लाख, तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? 160 लाख इन दिस पर्टिकुलर केस। सर इससे भी ज्यादा देना चाहती है कंपनी, तो जो लिमिट तुमने पढ़ा ना 60 लाख का, 84 लाख का, 120 लाख का, एज वेल एज 120 लाख प्लस 1%, फिर से 60 लाख कहाँ तक? 5 करोड़ तक का इफेक्टिव कैपिटल, 84 लाख कहाँ तक? 100 करोड़ तक का इफेक्टिव कैपिटल, 120 लाख कहाँ तक? 250 करोड़ तक का इफेक्टिव कैपिटल, 120 लाख प्लस 1%, कौन से केस में? अगर कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा है। अब मान लो एक कंपनी जो लॉसेस में, उसका इफेक्टिव कैपिटल 4 करोड़ है और अपने एक डायरेक्टर को 75 लाख रुपए, सुनना ध्यान से, एक कंपनी जो लॉसेस में है उसका इफेक्टिव कैपिटल 4 करोड़ है, अपने एक डायरेक्टर को 75 लाख रुपए देना चाहता है बाय वे ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर को 75 लाख रुपए देना चाहता है बाय वे ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो सवाल उठा, क्या कंपनी ऐसा कर सकता है? लिमिट कितना दिया हुआ था तुमको? अगर इफेक्टिव कैपिटल अप टू 5 करोड़ है तो कितना अमाउंट तक पे किया जा सकता है? 60 लाख तक। कंपनी कितना देना चाह रहे हैं? 75 लाख। क्या कंपनी ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब है, सवाल नहीं सॉरी, इसका जवाब है यस। ये जो तुमको सीलिंग लिमिट दिया ना, इसके ऊपर अगर जाना है, ये जो सीलिंग लिमिट दिया हुआ है अगर इसके ऊपर जाना है
तो स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी passed in the general meeting of the company. Special resolution is required to be passed in the general meeting of the company. Is it clear? Is it clear to everyone? बोलो फटाफट से. अब आगे बढ़ने से पहले अभी तक मैंने जो भी चीजें आपको पढ़ा है एक बार बस रीड कर लो. मैं यहाँ पे पॉज ले रहा हूँ 5 मिनट्स का. आगे बढ़ने से पहले ये सभी चीजों को आप एक बार रीड करिए. रीड इट. प्लीज रीड इट. यस डन. यस डन. तो किसको मिलेगा? Who is acting in the professional capacity, who do not have any interest in the capital, who is neither interested directly or indirectly in the company at that particular point in time or 2 years before. और यहाँ पे कंपनी में हम लोग इंक्लूड करेंगे उसके होल्डिंग को भी और सब्सिडरीज को भी. सीलिंग लिमिट फिर से एक बार रिवाइज करो. इफेक्टिव कैपिटल 0 से 5 करोड़ 8 लाख रुपए. उसके ऊपर करना है तो एसआर पास करो. सीलिंग लिमिट इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा अप टू 100 करोड़ 6 लाख. 100 करोड़ या उससे ज्यादा 250 करोड़ तक 120 लाख. 250 करोड़ से ज्यादा तो 120 लाख प्लस एंड ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 250 करोड़ या 250 करोड़. इज इट? ठीक है. आई होप्स की सब में आ चुका है. वेरी वेरी वेरी. अभी मैंने बोला था कि जो क्वालिफाइड पर्सन है ना उसका इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं होना चाहिए. उसका इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं होना चाहिए. ये बोला था. देखो क्या लिखा है. प्रोवाइडेड दैट एनी शेयर कैपिटल ESOP by way of qualification shall be deemed to be a person not having any interest in the capital of company. अबे interest in the capital of company का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ कंपनी का मतलब है यहाँ पे कि तुम कंपनी का शेयर कैपिटल अक्वायर किए हो. ठीक है. तुम कंपनी का शेयर कैपिटल अक्वायर किए हो. तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो और एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ शेयर्स तुम अक्वायर करके रखे हो कंपनी का. अगर तुम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ शेयर्स अक्वायर करके रखे हो, तुम्हारा कंपनी लॉसेस में है, तो क्या तुम्हें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मिलेगा? आंसर इज नो, बिकॉज यू हैव अक्वायर्ड इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ कंपनी. समझना मेरी बात. इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ कंपनी का मतलब है अक्वायरिंग शेयर्स ऑफ कंपनी. लेकिन 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 दो एक्सेप्शन है उसके. बोला अगर तुमने शेयर्स अक्वायर किया बाय वे ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स, आपने शेयर्स अक्वायर किया बाय वे ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स. हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेस के अंदर कि इन ऑर्डर टू रिमेन डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, इन ऑर्डर टू बिकम डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, डायरेक्टर्स को कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब तक वो शेयर्स परचेज नहीं करेगा तब तक वो मेंबर नहीं बनेगा, और जब तक वो मेंबर नहीं बनेगा तब तक उसके ऊपर मेमोरेंडम एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर उसके ऊपर मेमोरेंडम ही एप्लीकेबल नहीं होगा तो कोई भी एक्ट करे वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगा.
तो मैंने इसके पीछे की स्टोरी आपको बताई थी इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, पास में आने क्या। तो बोला इंटरेस्ट इन द कैपिटल में दो चीजों को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वो डायरेक्टर ने शेयर अक्वायर किया है अंडर ईसोप एंड हिज होल्डिंग इज लेस देन 0.5%, his holding is less than 0.5%, or he has acquired qualification shares, तो ये दो एक्सक्लूजन्स है, ये दोनों एक्सक्लूजन्स है, इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ये दोनों एक्सक्लूजन्स है और इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंसीडरिंग द इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ कंपनी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट apply if the payment of remuneration is approved by a resolution passed by the board, and in case if the company under section 178, तो it must also be passed by the nomination and remuneration committee। अगर कंपनी में nomination and remuneration committee है तो nomination and remuneration committee will pass such payment of remuneration along with board of directors। और अगर कंपनी में नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल पास अ रिजोल्यूशन फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। पहला। दूसरा, कंपनी हैज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक और एफआईज, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स टू द सिक्योर्ड होल्डर्स। और अगर डिफॉल्ट किया है तो पहले उन बैंक्स का अप्रूवल लो, एफआईज का अप्रूवल लो, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अप्रूवल लो, ठीक है, बिफोर मेकिंग एनी सच पेमेंट। हम लोग कौन से केस की बात कर रहे हैं? इन केस व्हेन द कंपनी हैव नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बोला ये जो लिमिट है ना 60 लाख का, 84 लाख का, 120 लाख का, इस लिमिट में आप पेमेंट कर सकते हो बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, इससे ज्यादा करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इस लिमिट से ज्यादा पे करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और एक बार स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया ना, मतलब ये सेलिंग लिमिट से ज्यादा पेमेंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, अपन लोगों ने भी डिस्कस किया था। यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन वैलिड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, मतलब 1 साल आपने एसआर पास किया फॉर पेइंग द रेम्यूनरेशन more than the in excess of the ceiling limit as specified in item A, ठीक है, तो that will be valid for a period of 3 years, that will be valid for a period of 3 years। ठीक है, नेक्स्ट, OR SR पास करने के लिए जो तुम मीटिंग बुला रहे हो, मीटिंग बुलाने के लिए जो नोटिस भेज रहे हो, उस नोटिस में करना पड़ेगा, ये इन्फेंट्री पर्पस के लिए। होप दिस वन इज मच क्लियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये जो ना 3 is it moving on to the next part, 197 subsection 4। चलो देखोगे नेक्स्ट, section 197 subsection 4, the remuneration payable to the directors of a company including any MD or WTD
or manager shall be determined in accordance with and subject to the provisions of section 197 जो भी अपन लोगों ने पढ़ा, either by the articles of company or by a resolution if the articles so require by a special resolution passed by a company in the general meeting, and the remuneration payable to a director shall be inclusive of the remuneration payable to him for the services rendered by him in any other capacity. Please underline this line. Please underline this. क्या बोला कि यहां जो रेम्यूनरेशन पे कर रहा है कंपनी, या जो रेम्यूनरेशन पेबल जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 197 में, that will include the remuneration payable to such director for any other services being rendered by such director, for any other services being rendered by such director other than the directorship services. अदर देन दी डायरेक्टरशिप, अगर उसने कोई और सर्विसेज भी रेंडर किया है कंपनी को तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. फिर से फॉर एनी अदर सर्विसेज rendered by a director to the company, for any other services rendered by a director to the company, that will also be included in the remuneration payable to the director. That will also be included in the remuneration payable to the director, of company. However, इसके कुछ exceptions है. अगर वो डायरेक्टर ने सर्विसेज दिया है कंपनी को इन दी प्रोफेशनल कैपेसिटी, अगर वो डायरेक्टर ने सर्विसेज दिया कंपनी को इन दी प्रोफेशनल कैपेसिटी, मान लो कि मैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते कंपनी मुझे रेम्यूनरेशन पे करेगी, बट बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी कुछ सर्विसेज रेंडर करता हूं कंपनी को. बीइंग द कंपनी सेक्रेटरी मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी कुछ सर्विसेज रेंडर करता हूं कंपनी को. तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर मैं कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं कंपनी को, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैं कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं कंपनी को तो उसका मुझे अलग से पेमेंट किया जाएगा, and that will not be included, उसका मुझे अलग से पेमेंट किया जाएगा, and that will not be included within the definition of managerial remuneration. Is it clear? तो exclusion है services rendered in the professional capacity or any such services which in the opinion of nomination and remuneration committee or the board of directors, in other cases the director possesses the requisite qualification for practice of the profession. बोला प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज रेंडर किया तो इंक्लूड नहीं होगा, कोई और सर्विसेज भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी को लगता है कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए इन द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो दैट विल आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड. ठीक है, दैट विल आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. Is it clear? Then section 197 subsection 5 देखो क्या बोला. Sitting fee पहले a director may receive provided that the amount of such fees shall not exceed the amount as may be prescribed. और अभी कितना अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया है? 1 लाख रुपीज पर सिटिंग. द बोर्ड में अदर देन दी होल टाइम. ठीक है, बहुत सिंपल है. एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कंपनी में वुमेन डायरेक्टर है
तो वुमेन डायरेक्टर का सिटिंग फीस किसी भी केस में कम नहीं हो सकता देन द सिटिंग फीस पेबल टू दी अदर डायरेक्टर्स। अगर कंपनी में वुमेन डायरेक्टर है तो वुमेन डायरेक्टर का सिटिंग फीस कम नहीं हो सकता देन द सिटिंग फीस पेबल टू दी अदर डायरेक्टर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, monthly remuneration to director or manager. A director or manager may be paid remuneration either by way of monthly payment or at a specified percentage of net profits of the company or by way of one way, एक बार में साल में एक बार पेमेंट किया, और पार्टली बाय दी अदर। कोई दिक्कत? मंथली पेमेंट बेसिस पे पेमेंट किया जा सकता है, नेट प्रॉफिट के परसेंटेज बेसिस पे पेमेंट किया जा सकता है। कमीशन और रेम्यूनरेशन फ्रॉम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट पैरा है। A director who is in receipt of any commission from the company and who is a managing director or whole-time director of the company shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from any holding or subsidiary company of such company, subject to its disclosure by the company in the board report। ठीक है, सिंपल है। अगर बीइंग अ डायरेक्टर मुझे किसी कंपनी से क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। मान लो ए लिमिटेड में मुझे कमीशन मिल रहा है, का मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं, ए लिमिटेड का मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं और मुझे ए लिमिटेड से कमीशन मिल रहा है, तो इन दैट केस मुझे ए लिमिटेड के सब्सिडरी से भी कमीशन मिल सकता है एंड ए लिमिटेड के होल्डिंग से भी कमीशन मिल सकता है। इज इट क्लियर? मैं ए लिमिटेड का होल टाइम डायरेक्टर हूं, ए लिमिटेड में मुझे कमीशन मिल रहा है, इन दैट केस I won't be disqualified, I will not be disqualified from receiving commission from any of the subsidiary or holding of subsidiary or holding of A limited। Is it clear? Okay। सर एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आ रहा है, वो क्या क्वेश्चन? ये आ रहा है सर कि सेक्शन 197 के अंदर सीलिंग लिमिट स्पेसिफाई किया गया है एक्ट में। सेक्शन 197 के अंदर सीलिंग लिमिट स्पेसिफाई किया गया है एक्ट में। अब मान लो कि किसी फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्टर्स ने सीलिंग लिमिट से ज्यादा या प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन ड्रॉ किया या रिसीव किया, तो क्या? तो बोला गया कि सीलिंग लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन अगर ड्रॉ किया है या रिसीव किया है किसी भी डायरेक्टर ने, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट वो डायरेक्टर को रिफंड करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years और such other time period as may be specified within a period of 2 years or such other time period as may be specified by the company। ठीक है, and until such amount is refunded company will hold it in trust। कोई दिक्कत यहाँ पे? सर ऐसा हो सकता है क्या डायरेक्टर ने ज्यादा रेम्यूनरेशन ड्रॉ किया देन द सीलिंग लिमिट, तो नॉर्मल केसेस में उसको रिफंड करना पड़ेगा विद इन पीरियड ऑफ 2 years और सच अदर टाइम पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। कंपनी ने बोला कि जाओ ठीक है, माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया, क्या कंपनी वेव ऑफ कर सकती है एक्सेस विड्रॉल या एक्सेस पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन? आंसर इज नो। द कंपनी शैल नॉट वेव द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट रिफंडेबल टू इट अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 9 मेंशन्ड अबव unless it is approved by the company by special resolution within 2 years from the date when such amount becomes refundable। कोई दिक्कत यहाँ पे? और वेव ऑफ कर रही है कंपनी और वो जो कंपनी है वो डिफॉल्टिंग कंपनी है, तो भाई तुम वेव ऑफ करने से पहले क्या करो, उन सभी लोगों से अप्रूवल भी ले लो जिसके डेब्ट्स का तुमने डिफॉल्ट किया, जिसके रीपेमेंट में तुमने डिफॉल्ट किया। चलो फिर से एक बार 3 कंक्लूजन है यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोला मैं कि जो सीलिंग लिमिट स्पेसिफाई किया गया 197 में
क्या उससे ज्यादा रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकता है कोई डायरेक्टर? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ठीक है, मान लो कर लिया तो, कर लिया तो रिफंड करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। क्या वो रिफंड का वेवर पॉसिबल है इन जनरल सर्कमस्टांसेस बात करें तो? आंसर इज नो। फिर भी चाहे तो पास स्पेशल रिजोल्यूशन, and if your company has made any kind of default, if your company has made any kind of default towards bank or FIs, towards any secured creditors, then take prior approval of such secured creditors as well as banks and FIs। is it clear? is it clear? अब कुछ बच्चे बोलेंगे, अपना दिमाग चलेंगे कि सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि सीलिंग लिमिट से ज़्यादा रेम्यूनरेशन रिसीव किया तो कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए बिना अगर सीलिंग लिमिट से ज़्यादा पैसा रिसीव किया है इन द फॉर्म, इन द नेम ऑफ रेम्यूनरेशन, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा चालाकी मत दिखाना ये क्लास को करते समय। ठीक है, मंथली रेम्यूनरेशन कैन बी पेड विद इन द सीलिंग लिमिट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 187। उससे ज़्यादा पे करना है तो, उससे ज़्यादा पे करना है तो शेड्यूल 5 का रिक्वायरमेंट कंप्लाई करो या SR पास करो। ठीक है, बिना SR पास किए ज़्यादा रेम्यूनरेशन रिसीव कर लिया किसी डायरेक्टर ने तो उसको रिफंड करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years और सच अदर टाइम पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। उसका वेवर कर सकती है क्या कंपनी इन जनरल सर्कमस्टांसेस? नो। फिर भी करना चाहे तो पास स्पेशल रिजोल्यूशन एंड टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ बैंक्स एंड FIs। इज इट क्लियर? या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिसका तुमने, जिसके डेप्स का तुमने डिफॉल्ट किया। और एक और चीज ध्यान रखोगे, कंपनी जितना भी और जो भी अमाउंट पे कर रहा है, कंपनी जितना भी और जो भी अमाउंट पे कर रहा है बाय वे ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कंपनी को इन दी बोर्ड रिपोर्ट। कंपनी जितना भी और जो भी अमाउंट पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इन द फॉर्म ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और इन द नेम ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कंपनी को इन देयर बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो इस सेक्शन से आपको इतना पढ़ना है, जितना सर ने आपको पढ़ाया उतना आप पढ़ोगे, जितना सर ने पढ़ाया और जो भी सर ने पढ़ाया उतना और वो आप पढ़ दोगे। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलो तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।